जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और एक खास चीज और वो ये, आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहूंगा। कारण इसका ये कि आपका कल एग्जाम है और मैं आज अभी जाकर के वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। हुआ ये कि ये वीडियो आपको कल ही मिल जाती है, मतलब सुबह मिल जाती है आपको, लेकिन हमारे यहाँ लाइट ही नहीं थी। और इस लाइट ना होने की वजह से, क्योंकि जो हमारा लैपटॉप है एक तो वो भी चार्ज नहीं था, तो फिर प्रॉब्लम आई। हमने सोचा कि सुबह डाल देंगे, अब सुबह तक आप हमारी वीडियो भी देख पाएंगे और साथ साथ में इसके एक्सटर्नल क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और स्ट्रांग हो जाए, पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन हम चाहकर भी वो चीजें नहीं कर पाए। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, कि आप सोच रहे थे कि अब आपकी आएगी वीडियो इस चीज की रिगार्डिंग, बट हम आपको नहीं दे पाए। बट कोई नहीं, अभी भी हमारे पास कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं जल्दी से, हमारे पास टाइम आ चुका है और पूरी तरीके से मैं भरा हूं जोश से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इतने अच्छे से समझा सकूं कि आप इसको समझ लो ना, तो बस थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की बच जाए, बस खत्म। यानी कि तरीके से क्विक रिवीजन बच जाए आपका सिर्फ इसको देखने के बाद ही। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। जो सुना पढ़ा उसको अच्छे से सुनना। अभी क्या करना, जब आप पढ़ रहे हो ना इस चीज को, तो फालतू काम जितने भी होने हो, दोस्तों से बात वगैरह कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ फोकस करना। क्योंकि कल एग्जाम में सोच लो, कल किसी भी तरीके से रणभूमि में जीतना है और जीतना ही है। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 11 का स्टडीज का सांख्यिकी का टर्म 2 का, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर हैं। एक आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक आपका कोरिलेशन और एक आपका इंडेक्स नंबर। खास बात इसमें यह है बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ पॉइंट आपको ये बताता हूं। जिस बच्चे ने मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर तीनों में से कोई भी नहीं किया है, या कुछ थोड़ा थोड़ा ही किया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो मैं करवाने के लिए जा रहा हूं ना, जो चीज बताने के लिए जा रहा हूं, केवल उस पॉइंट पर आप फोकस कर लेना। एक्स्ट्रा फालतू की चीजें पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उतने पॉइंट पे आप फोकस कर लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब आप क्लियर कर लेंगे हर एक चीज को, तो फिर अगर एग्जाम में आपसे उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल लिया, थ्योरेटिकल के बाद कुछ प्रैक्टिकल भी लिए हैं, और उसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे। और आपको मैं करवाऊंगा भी, एक मैं करूंगा और एक आपको करना होगा। साथ साथ में काम करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, आपको आ रही है चीजें। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिस्पर्जन एक्सप्लेन। परिक्षेपण क्या है, समझाइए। अब बेसिकली परिक्षेपण क्या है, तो एक नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो एक सांख्यिकी शब्द है। किस लिए, क्या जरूरत पड़ती है इसके सांख्यिकी के अंदर? तो इसका कार्य ये होता है कि जितने भी हमारे कोई विशेष चर होते हैं, उनका एक अपेक्षित मानों का, वितरणों का, आकारों, वितरण के आकार का वर्णन करता है, और इसके अलग अलग आंकड़ों द्वारा मापा जा सकता है। बेसिकली हमें पता है कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी शब्दाओं का एक समूह है, और जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के आंकड़े होते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके हम कुछ भी निकालते हैं, जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीजें निकालते हैं ना। वैसे ही परिक्षेपण भी है। तो परिक्षेपण का कार्य ये होता है कि जो आंकड़े हमारे पास है, जो अपेक्षित मान हमारे पास है, उनके वितरण का आकार किस प्रकार का होगा, वो दिखाने का कार्य हमारा परिक्षेपण करता है। डिस्पर्जन इज a statistical term that describe the size of the dispersion of values expected for a particular variable and can be measured by several different statistics। यानी कि अलग अलग जो इसके मापने के तरीके हैं, मापा जाता है। जैसे कि रेंज हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये क्या है? ये अलग अलग मेथड है बाय विच वी कैन कैलकुलेट डिस्पर्जन। ठीक है? अगला अगला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन। क्या करता है? कोई भी हमारे पास वैल्यू है, उस वैल्यू में कितना परिक्षेपण आ रहा है। परिक्षेपण का मतलब हो गया एक तरीके से परिवर्तन। आप एक परिवर्तन सामान्य भाषा में लेके चल सकते हो। वेरिएशन कहते हैं ना, वेरिएट कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो डिस्पर्जन कह लो, वेरिएट लो, बात एक ही है एक तरीके से। तो इसमें कितने, किसी आंकड़े में, किसी वैल्यू में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसके अमाउंट को मापने का कार्य हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में बताना है कि इसमें वेरिएशन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या कितना हो रहा है। ठीक है? थर्ड कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब विचरण के गुणांक की बात कर रहा है। तो विचरण का गुणांक ना,
मानक विचलन का माध्य का अनुपात होता है। मानक विचलन यानी कि मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे निकल कर आ गया, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे मीन डेविएशन से या मीन से। मानक विचलन हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, करेक्ट, इस तरीके का आपका होता है। और माध्य वाला यानी कि ये एक्स मीन होता है। अब बोल रहे कि विचलन का गुणांक निकालने की, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आता है ना, उसको डिवाइड कर दिया जाता है मीन से और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, तो निकल करके आ जाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हमारा जो विचरण आया है उसका क्या गुणांक होगा, वो इस तरीके से निकलता है आपका, ठीक है। आप बेसिकली अगर आपसे पूछे ना, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला भी इस फॉर्मूले को आप डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसके अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, यानी कि हमारे जो निरपेक्ष परिक्षेपण है उसके 4 वैकल्पिक उपाय क्या हैं। हमें पता है कि अगर हम डिस्पर्जन निकालना चाह रहे हैं ना, तो डिस्पर्जन निकालने के जो तरीके हैं बेसिकली वो 2 होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एक होता है आपका रिलेटिव डिस्पर्जन, यानी कि निरपेक्ष और सापेक्ष परिक्षेपण। अगर मैं निरपेक्ष की बात करूं, निरपेक्ष के अंदर अलग अलग मेथड होते हैं जिसकी सहायता से हम डिस्पर्जन निकालते हैं, जैसे कि रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। लेकिन जो आपका सापेक्ष परिक्षेपण है यानी कि रिलेटिव डिस्पर्जन, उसके अंदर सारा का सारा कोफिशिएंट आ जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारा का सारा हमारा किस में आ जाता है, सापेक्ष परिक्षेपण में आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज कोरिलेशन, सहसंबंध क्या है। हमें पता है कि यहाँ पे अगर मैं सह हटा दूं, केवल संबंध की बात करूं, तो संबंध से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी के रिलेशन की बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे यही चीज है, जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बिटवीन में कोई भी रिलेशन होता है, ठीक है, तो उस रिलेशन को जो एक्सप्रेस करने का काम करता है ना स्टैटिकल रूप में, वो आपका कोरिलेशन होता है। तो बेसिकली सहसंबंध एक सांख्यिकीय माप है जो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध के आकार और उसकी दिशा का बताने का कार्य करता है, ठीक है। ये एक लगभग 1 मार्क से क्वेश्चन है आपके, जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। अगर आप इससे बड़ा भी आता है तो उसको कैसे हल करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये कि मान लिया जब से ये पूछ लिया जाए कि सहसंबंध क्या है, अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। ये सहसंबंध क्या है, ये क्यों जरूरी है, तो आपको अगर इसका मतलब पता है ना, तो क्यों जरूरी है, इसका कुछ अगर नहीं भी आ रहा आपको, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ताकि आप ब्लैंक ना करके आओ, ठीक है। तो नहीं भी आ रहा आपको, पहले आप इसकी परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखने के बाद सहसंबंध के अंदर कितनी विधियां हैं उसके बारे में बता दो, ठीक है। क्या इसका हम इस्तेमाल क्या किस चीज के लिए करते हैं वो बता दो, क्यों करते हैं। तो हमें ये पता है कि 2 वेरिएबल के बिटवीन में रिलेशन निकालने के लिए हम सहसंबंध का इस्तेमाल करते हैं। तरीके कौन कौन से, स्कैटर डायग्राम के द्वारा हो गया, कार्ल पियर्सन मेथड के द्वारा, या स्पीयरमैन के मेथड के द्वारा। लेकिन हमारे इस वाले एग्जाम में केवल कार्ल पियर्सन का मेथड आ रहा है, तो हम केवल उसी को रीड आउट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लाइन ऑफ बेसिक, काफी बच्चों ने जिसने ध्यान से पढ़ा होगा ना किताबों को, उसे मतलब पता होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा ना, वो सोच रहा होगा शायद बाहर से है। नहीं, बाहर से आप कोई भी चीज नहीं आती है, चीजें बुक में से रहती है, कई बार हमारे उस पर ध्यान नहीं जाता, कहीं कोने में लिखा होता है, छोटे में ब्लैंक में बॉक्स में मेंशन होता है, तो हम उसे एक बार पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीचर यही सोचता है कि शायद बच्चे ने पढ़ के इग्नोर किया है और वो एग्जाम में दे देता है, इसीलिए वो एग्जामिनर कहलाता है, क्योंकि वो बच्चे के दिमाग को जानता है। तो समझते हैं ये है क्या, इसे कहते हैं हिंदी में सर्वोत्तम उपयुक्तता रेखा। सर्वोत्तम उपयुक्तता रेखा बिंदुओं की स्कैटर प्लॉट के माध्यम से एक रेखा को संदर्भित करता है जो उन बिंदुओं के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। मतलब हम अगर स्कैटर डायग्राम की बात करें तो हमें पता है कि वो कुछ इस तरीके से बनता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी डॉट्स हैं, लाइन की इस तरफ है और एक लाइन के इस तरफ है, तो क्या करा, ये लाइन जो है ना, ये इन दोनों के लिए ये अलग डाटा है, ये अलग डाटा है, तो इन दोनों के रिलेशन को बताने का काम कर रहा है। तो जो बताने का काम करे वो एक रेखा करिए ना, इसी रेखा को हम सर्वोत्तम उपयुक्तता रेखा कहते हैं। आए समझ, कितना इजी था ना। अगला, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑफ कोरिलेशन, यानी कि रैखिक और अरैखिक अवधारणा की हमें व्याख्या करनी है। बहुत 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 सिंपल है। कैसे, अब गौर से सुनना मेरे शब्दों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
लीनियर यानी कि रैखिक सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जिसके अंदर जो भी आंकड़े होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है समान रूप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो, हमें पता है कि कोरिलेशन तो दो चरों में निकाला जाता है, तो एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल लिखता हूँ। एक्स बढ़ रहा है 5, 10, 15, वाई 2, 4, 6। हम देख पा रहे हैं कि इसमें 5 का गैप है तो आगे भी 5 का गैप है, इसमें 2 का गैप है तो आगे भी 2 का गैप है। इसका मतलब आगे भी यही सीन रहेगा, एक्स में 5 का गैप रहेगा, वाई में 2 का गैप रहेगा। तो हम क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ समान रूप से इसमें चेंजेस आ रहा है, ना कम ना ज्यादा आ रहा है, समान रूप से आ रहा है। तो जब समान रूप से आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होगा कैसे। यस, तो मैं ये क्या कह रहा था कि x का आप देख पा रहे हैं कि 5 का गैप है और y में भी आपका 2 का गैप है, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर कोरिलेशन हो गया। अब नॉन लीनियर क्या होगा, बहुत सिंपल। अब मान को चलो कि x का तो मेरा सेम है लेकिन y में चेंजेस है। पहले 2 था, 2 के बाद क्या हुआ, 2 के बाद 7 हुआ, ठीक है, 7 के बाद क्या हुआ, 7 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 27 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो उनके अंदर गैप है ना हर बार अलग अलग है। 2 से 7 गए तो 5 का गैप आया, 7 से 15 गए तो 8 का गैप आया, 15 से फिर 27 गए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना, लगभग 12 का गैप आया, है ना। तो यहाँ पे गैप क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए इस रेखा को हम क्या कहेंगे, लॉन लीनियर, मतलब लॉन लीनियर कोरिलेशन कहेंगे इस रिलेशन को। तो अब ऐसा समझ कि लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल था ना। आगे, व्हाट इज मीन बाय एन इंडेक्स नंबर, यानी सूचकांक संख्या से क्या तात्पर्य है, हमें ये समझना है। तो सूचकांक का मतलब हमें पता है, तो सूचकांक एक तरीके से क्या होता है, एक मतलब टेबल सारणी होती है, ठीक है, एक रैखिक सारणी होती है जिसके अंदर आंकड़े उपस्थित होते हैं जो वर्तमान वर्ष का आधार वर्ष से तुलना का करने का कार्य करते हैं। क्या है, समझ नहीं आया, दोबारा से। एक अनुक्रमणिका संख्या समय के साथ साथ एक चर या चर के समूह में परिवर्तन का माप है। क्या यह एक अनुक्रमणिका संख्या समय के साथ समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर लेते हैं, एक बेस ईयर होता है और एक हमारा करंट ईयर होता है। तो उसके चर होते हैं, चर मतलब कोई भी वेरिएबल हो गया, 1 2 समूह हो गया, यानी कि बहुत सारे आंकड़े हो गए। तो उसमें जो भी परिवर्तन आता है, यानी कि बेस ईयर में क्या रहा उसका सिचुएशन और करंट ईयर में उसी कमोडिटी की सिचुएशन क्या है, ऑब्वियसली परिवर्तन तो आया होगा ना। अगर मैं अनियन को लेकर चलूं तो 2015 में अनियन की जो प्याज की कीमतें थी वो अलग रही होंगी, 2022 में जो प्याज की कीमतें हैं वो अलग है, तो चेंजेस आया ना। 2015 को बेस ईयर माना और 2022 को करंट ईयर, तो वी कैन कैलकुलेट द चेंजेस इन दिस डाटा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सूचकांक, जब इसे सूचकांक मेथड के द्वारा निकाला जाता है। तो यह आमतौर पर अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में प्रवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है। क्या प्रवृत्तियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज टिपिकली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू मेजर ट्रेंड्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स। इन चीजों के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि अगर आप अपना ले करके चलो, अपना बजट बनाना चाहो ना, तो कहीं ना कहीं ये वहां भी आपकी हेल्प करता है। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस, यानी कि जो वो मेन प्रॉब्लम है कि आप इंडेक्स नंबर बनाना चाह रहे हो कीमत से संबंधित वाला, तो क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वस्तुओं का चयन करना। ऐसा क्यों, मान के चलो मैं दिल्ली के 2 एरिया को कलेक्ट करता हूँ, एक हमारा कन्नॉट प्लेस हो गया और एक हो गया हमारा झंडे वाला, ठीक है, ये 2 अलग अलग प्लेसेस हैं। हमें ये पता है कि कन्नॉट प्लेस में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग कमोडिटी का यूज करते होंगे, वहां का प्राइस में भी सेम भी होता होगा और अलग भी हो सकता है। इन द सेम मैनर झंडे वालन में भी ये सारी चीजें होती होंगी, क्योंकि वहां भी लोग ऐसी चीजों को खरीदते होंगे जो कन्नॉट प्लेस में खरीदते होंगे, जैसे कि कपड़ा हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, बहुत सारी चीजें। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जितना ज्यादा कस्टमर कन्नॉट प्लेस में उसको खरीदने के लिए, उतना कस्टमर झंडे वालन में नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, चयन करना है। तो हमें पता है कि वस्तुएं अलग अलग है, उनकी कीमतें अलग अलग जगह, तो हम क्या करेंगे, उस वो वस्तु जिस जगह पर सबसे ज्यादा बिक रही है वहां की कीमतों को औसत के रूप में प्रतिनिधित्व कर लिया जाता है, यानी कि ले लिया जाता है। फिर वही वस्तु अलग अलग एरिया की वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है।
तो एक तरीके से आसान कार्य है नहीं, इसको संग्रहण करना, कलेक्ट करना, इट्स अ रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है हमें वो बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। होलसेलर कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो डायरेक्ट फैक्ट्री से यानी कि कंपनी से माल को उठा लेता है बड़ी क्वांटिटी में और उसको फिर रिटेलर के पास पहुंचाता है और रिटेलर कस्टमर को देते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, यानी थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या कैसे की जाए। तो थोक मूल्य सूचकांक है जो खुदरा स्तर से पहले के चरणों में माल की कीमत में बदलाव को मापता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो वस्तु में खरीद रहा है 1 2 3 नहीं खरीद रहा है, बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। अब बड़ी मात्रा में मान लो उसने खरीदा था 2018 में, ठीक है, 2018 मेरा बेस ईयर हुआ। अब 2022 में, अब 2018 में जो उसने खरीदा था ना उस वस्तु में जो 2022 में खरीदना है, अब उन दोनों की कीमतों में फर्क तो होगा ना। मान लिया जाए कि कोई एक वस्तु है, उसकी 10 क्वांटिटी 2018 में खरीदी थी 100 रुपए की, ठीक है, लेकिन 2022 में वही वस्तु अब उसे 150 रुपए की मिल रही है। तो यहाँ पर 50 रुपए का परिवर्तन आ रहा है ना। तो इस परिवर्तन को इस सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब सूचकांक की क्या आवश्यकता है, मतलब क्या यूजेस है, बिल्कुल सही बात है, क्या यूजेस है इसके, हमें वो जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है और इसलिए इस क्वेश्चन को तो अच्छे से रट लेना बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा है? इंडेक्स नंबर मेक इजी द डिफिकल्ट फैक्ट, यानी जो सूचकांक संख्या है वो बहुत ही कठिन तत्वों को भी आसान बना देता है। इंडेक्स नंबर प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फैक्ट इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी जो इंडेक्स नंबर उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो कठिन से कठिन तत्व होते हैं यानी कि आंकड़े होते हैं वो उसको भी आसान और समझने लायक बना देता है। इसलिए सो मेनी टाइम्स इंडेक्स नंबर मेजर सच चेंजेस विच में नॉट बी मेजर डायरेक्टली, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तो वहां पर हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं उसको मापने के लिए। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर में कंपैरेटिव स्टडी केस, यानी कि इंडेक्स नंबर की सहायता से हम इसके केस को कंपैरेटिव बनाते हैं और ये बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ पे हम 2 ईयर लेते हैं, एक बेस ईयर और एक करंट ईयर। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन दोनों के बिटवीन में उस कमोडिटी के प्राइस में कंपैरिजन करना होता है। इसी वजह से इंडेक्स नंबर में कंपैरेटिव स्टडी इजी। इंडेक्स नंबर शोज द फैक्ट रिप्रेजेंटेटेड इन डिफरेंट यूनिट्स कंपैरेटिवली, यानी कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो अलग अलग यूनिट्स में कंपेयर के मतलब जो फैक्ट होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य भी करता है। इसके अलावा हेल्पफुल इन मेजरिंग इरेगुलर चेंजेस। अब जो इरेगुलर चेंजेस होते हैं, एक होता है रेगुलर चेंजेस और रोज होते हैं, रेगुलर जो बहुत लॉन्ग टर्म में होते हैं या कि ना के बराबर ही होते हैं, तो उसमें भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अगला है इंडेक्स नंबर स्टडीज द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल, यानी सामान्य कीमत स्तर जो होते हैं बाजार के अंदर, उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को भी हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इज दैट इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है ना इंडेक्स नंबर का वो ये होता है कि अलग अलग पीरियड में यानी अलग अलग समय में वैल्यू ऑफ मनी मुद्रा की कीमत का मापन भी यही करता है, ठीक है। तो हमें समझ में आया क्या करता है, डिफिकल्ट फैक्ट को इजी बना देता है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है, ठीक है। ये मेजर करता है चेंजेस को, जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिव मेजर होते हैं जो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, इंडेक्स नंबर की सहायता से कर सकते हैं। ये हर एक डाटा को कंपैरेटिव बना देता है, ठीक है। इरेगुलर चेंजेस को मेजर करने में हेल्पफुल है, जनरल प्राइस लेवल को मेजर करता है। इस तरीके से आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। ये हिंदी में भी है। अब 12वां क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अ गुड सप्लीमेंट टू द सेंट्रल वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कमेंट। अब जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, परिक्षेपण का माप है, वो एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो सेंट्रल वैल्यू को समझने लायक बनाता है, यानी कि बारंबारता आवंटन को समझने लायक बनाता है। इन हिंदी काफी जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो सुन लो भाई। बारंबारता आवंटन को समझने के लिए परिक्षेपण का माप केंद्रीय मान का एक अच्छा पूरक है। टिप्पणी कीजिए। अब ये समझ में आ रहा होगा एग्जामिनर का दिमाग किस तरीके से, चीजें वो है जो आपके मतलब बुक में है,
लेकिन वो कुछ इस तरीके से रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कभी पढ़ा ही नहीं आपने, लेकिन नहीं, अभी देखो हम आंसर पढ़ेंगे ना तो आपको ज्ञात हो जाएगा। परिक्षेपण वह सीमा है जिस तक वितरण में मान वितरण की औसत से भिन्न होते हैं। यानी कि परिक्षेपण एक ऐसी सीमा है कि उसमें जो भी वितरण आता है, डायवर्जन आता है, तो उसके औसत से अलग होता है। केवल औसत का ज्ञान अपर्याप्त है क्योंकि यह मूल्य में भिन्नता की मात्रा को नहीं दर्शाता। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी भी चीज का एवरेज ले लूंगा और एवरेज लेने से क्या होगा कि हम आसानी से उसको निकाल पाएंगे, लेकिन नहीं, मूल्यों में भिन्नता का मात्रा कोई दर्शाता ही नहीं है, तो उसके लिए परिक्षेपण को लेना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अगला है परिक्षेपण के उपाय वितरण की समझ को काफी हद तक इसके बारे में जानकारी प्रदान करके बढ़ाते हैं। श्रृंखला में वस्तुओं का वास्तविक मूल्य केंद्रीय मूल्य से कितना विचलित होता है ये भी हमें बताता है। केंद्रीय मूल्य यानी कि अब हमें ये पता है कि पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, अब जीएसटी लगता है। अब जीएसटी हर राज्य में, पूरे भारत के हर राज्य में एक समान होता है, तो वैसे ही सेंट्रल वैल्यू होती है जो पूरे भारत की सभी राज्यों के लिए समान रहती है, लेकिन वास्तविक मूल्य अलग अलग राज्यों में परिवर्तित हो सकता है। तो उनमें क्या वितरण आ रहा है उसको भी हम परिक्षेपण के माध्यम से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि प्रति व्यक्ति आय है, हम इसका केवल औसत आय देती है, लेकिन जो परिक्षेपण होता है ना, हमें एक ऐसा उपाय सुझाती है कि हम आय के बारे में और अधिक जान सकते हैं। असमानताओं जिसे समाज के विभिन्न वर्गों के सापेक्ष जीवन की स्तर की सुधार में समझ में सुधार होता है। अगला है परिक्षेपण के मूल्य के माध्यम से, यानी जो परिक्षेपण का मूल्य है उसकी मदद से हम वितरण को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस प्रकार जो परिक्षेपण का माप होता है ना, एक बारंबारता वर्णन को समझाने में केंद्रीय मूल्य का एक अच्छा पूरक है। तो जो बातें कही गई है ना कि केंद्रीय मूल्य मान का एक अच्छा पूरक है, तो बिल्कुल है, क्योंकि एक सीमा है जो वितरण में मान वितरण से अलग होता है, यानी कि मान वितरण का जो औसत होता है उससे अलग होता है। ये वितरण को समझने में काफी लाभदायक होता है। श्रृंखलाओं में वास्तविक मूल्य और केंद्रीय मूल्य में कितना विचलित होता है इसके बारे में बताता है। ठीक है, और परिक्षेपण का मूल्य वितरण को बेहतर ढंग से समझाने की योग्यता देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो चीजें समझा रहा हूं ना बच्चों आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब परिक्षेपण का कौन सा माप सबसे अच्छा है और कैसे, मतलब परिक्षेपण का वो कौन सा तरीका है जो सबसे बेहतर है, अगर है तो कैसे। तो इसका सही जवाब है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बढ़िया मेथड है बाय विच वी कैन कैलकुलेट डिस्पर्जन, वी कैन मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मतलब मानक विचलन की सहायता से हम परिक्षेपण को आसानी से बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि मानक विचलन के अंदर केवल एक फॉर्मूला नहीं होता, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अब इसकी सीरीज है, कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो इसमें करना किस पे मेहनत है आपको, तो ये ध्यान देना, आपका जो इंडिविजुअल है उसको तो साइड छोड़ो, उसको मत करना। करना किस पे मेहनत आपको, डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि व्यक्तिगत आपका जो सतत होती है, सतत एक सतत श्रृंखला है और एक अवितरित श्रृंखला है। तो अवितरित हमारा डिस्क्रीट हो जाता है और जो सतत होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको शॉर्टकट मेथड पढ़ना है और कॉन्टिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि लघु विधि और पद विचलन विधि, इन दोनों को पढ़ना है सतत सीरीज में, यानी सतत श्रृंखला के। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ये सभी मूल्यों पर आधारित है और इस प्रकार पूरी श्रृंखला के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस कारण एक भी मान में परिवर्तन मानक विचलन के मूल्य को प्रभावित करता है, यानी मूल रूप से स्वतंत्र है लेकिन पैमाने का नहीं है, पैमाने का नहीं कि मेजरमेंट का नहीं है, स्केल वाला। ये दो डेटा सेटों में परिवर्तनशीलता की तुलना जैसे कि उन्नत सांख्यिकी गणनाओं में उपयोगी है। मतलब हम इस तरीके से कर सकते हैं कि दो लड़के ले लिए हैं, दो लड़के लेने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि ए के इस मतलब ए के 12th क्लास में इतने मार्क्स आए और बी के इतने मार्क्स आए, तो उसके आंकड़ों की सहायता से हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं और उस स्टैंडर्ड डिवीजन से हमें ये पता सकता है कि कौन उन्नत है। अगला, इसका उपयोग परिकल्पना के परीक्षण में किया जा सकता है और ये आगे बीजीय उपचार करने में सक्षम है, यानी कि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको लिखे ना, उस कुछ पॉइंट को अच्छे से समझ लो, यही लेके आ जाओगे ना। अगर ऐसा आ जाता है मार्क्स नहीं काट सकता टीचर आपका। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा आ गया प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकल के बीच में कुछ थ्योरेटिकल भी आ जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं, कभी थ्योरेटिकल कभी प्रैक्टिकल। तो अब प्रैक्टिकल करते हैं हम। प्रैक्टिकल सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। अब ये देखो हमें वीट, ये क्या है, वीट हमारा गेहूं आ गया। अब इसका रिडक्शन दिया गया है 9, 10, 10, 12, ठीक है। हमें फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान आना चाहिए। अब फॉर्मूला सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं ना, ये हमारे क्या शॉर्टकट मेथड वाला है। सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट में। एक चीज ध्यान रखना, जब भी परिक्षेपण निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, तो सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन आपका अंडर रूट के अंदर ही आएगा, चाहे वो कोई सी भी सीरीज क्यों ना, ठीक है, कोई सा भी मेथड क्यों ना। तो हमें अगर फॉर्मूला पता है ना, तो क्वेश्चन को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला में लिखा कि सिग्मा डी का स्क्वायर चाहिए, तो डी का स्क्वायर निकालने से पहले पहले हमें डी चाहिए होगा। तो फिर डी कैसे निकलेगा? तो डी निकालने का तरीका होता है कि डी बराबर में एक्स, यानी कि ये माइनस में ए एक्स, एक्स कह लो या फिर इसको ए कह लो केवल। यहाँ पर ए हमारा एज्यूम हो गया, तो एज्यूम हमने क्या कर लिया, ये 15, 15 को हमने ए मान लिया। अब इसी एक्स में से 15 को घटाना है, तो 9 में से 15 जाएगा 6, 9 में से 15 जाएगा, 10 में से 15 जाएगा 5, फिर 10 में से 15 जाएगा माइनस का 5, 12 में से 15 जाएगा माइनस का 3, 15 में से 15 जाएगा 0। इसी तरीके से इसको भी घटाते चले जाएंगे। अब जो माइनस वाला पार्ट है उसको अलग प्लस कर देंगे और जो प्लस वाला पार्ट है उसको अलग प्लस कर देंगे। तो 6, 5, 11, 11, 5, 16 और 3, 19, माइनस का 19 हो जाएगा, राइट। अब 3 और 1 4, 4, 8, 8, 6, 14, 14 और 10, 24 हो जाएगा, करेक्ट। अब 19 में से 24 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा 5 प्लस का, क्योंकि 24 हमारा बड़ा है। अब हमें फॉर्मूले में डी का स्क्वायर भी चाहिए था ना, तो डी तो हमें निकल गया। अब डी का स्क्वायर से इसका मतलब हम जो डी निकल कर आया उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड 10 का स्क्वायर 100। अब क्योंकि हमें सिग्मा वाला चाहिए, तो सिग्मा का मतलब हो गया इसका एडिशन करना, तो इसको हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा डी 5 आ गया और सिग्मा डी का स्क्वायर हमारा 257 आ गया। अब करना क्या, बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। यहाँ पे हम डाल देंगे 257 अपन में एन क्या है, एन हमारे ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा एन है। मतलब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एन हमारा 10 है, तो एन हमारा 10 आ गया। माइनस का माइनस सिग्मा डी है, ब्रैकेट में होल स्क्वायर, इसका मतलब सिग्मा डी इसकी बात कर रहा है, तो 5 अपन में एन 10, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 257 अपन में 10 ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 10, 100 हो जाएगा। इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 100 हमारा बड़ा है तो 100 आ जाएगा। 100 को मैं से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा 10, 10 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2570 आ जाएगा। फिर 100 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, इस 1 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 ही आ जाएगा। अब इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद डिवाइड कर देंगे 100 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा समथिंग 25.04 समथिंग 45 आएगा। अब हमें पता है कि 45 का हमें स्क्वायर रूट नहीं पता, लेकिन 25 का तो पता है ना, 25 का हमारा 5 आता है। आप केवल यहाँ पे 5 भी लिख दोगे ना, तभी भी टीचर मार्क्स कटेगा ना, तो केवल आधा मार्क्स कटेगा, केवल आधा मार्क्स, बहुत रियली। अदरवाइज अगर टीचर बढ़िया होगा ना तो केवल 5 लिखने के भी आपको पूरे पूरे मार्क्स दे दें, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुल होता हुआ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब उसी काम में क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हमें पता है कि कोएफिशिएंट वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन में एक्स मीन मल्टीप्लाई में 100, करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या निकल कर आया था 5.04, करेक्ट। एक्स मीन कितना हमारा 15.5 है, तो 15.5 मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। अब इसको हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 32.51 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है किसका, वेट का, यानी कि गेहूं का। अगला क्वेश्चन, a batsman is to be selected for a cricket team. The choice is between X and Y on the basis of their scores in 5 previous scores which are, मतलब क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन है जिसको क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट किया जाना है। अब चॉइस हमारे पास दो, एक X है और एक Y है। अब इनके स्कोर जो प्रीवियस स्कोर थे उनके बेसिस के आधार पर हमें सेलेक्ट करना है। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन हायर है, मतलब कौन रन गेटर है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, और कौन वो है जो रिलायबल बैट्समैन है टीम के लिए। तो एक्स का ये दे रखा है स्कोर, वाई का ये दे रखा है, यानी कि एक तरीके से हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे डाटा है। अब इस डाटा की हेल्प से देख लेना, क्वेश्चन में आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसका भी ध्यान देना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब हमें ये तो समझ में आ गया, ये जानना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमें इसने बताया नहीं कि क्या निकालो, लेकिन इसने हमें ये बोलता है कि आप बैट्समैन इज टू बी सेलेक्टेड फॉर अ क्रिकेट टीम, द चॉइस इज बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे तो चीजें मेंशन नहीं है,
आपके एग्जाम में मेंशन होगा, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी रहती है, इन केस 1% मान के चलें, तो करेंगे कैसे, ये ध्यान देना। अब ये क्या पूछ क्या रहा है, विच बैट्समैन शुड बी सेलेक्टेड इफ यू वांट हायर रन गेटर। हम क्या करें, विचरण माप रहे हैं, ठीक है, यहाँ परिक्षेपण को माप रहे हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर डेविएशन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा, ये x है, ठीक है, और x की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। हमें क्या चाहिए, हमें x का स्क्वायर चाहिए, लेकिन x स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें स्मॉल x चाहिए। स्मॉल x कैसे निकलेगा, तो स्मॉल x निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पर x में से, यानी कि इसमें से x मीन को माइनस किया जाता है। अब x मीन कैसे निकलेगा, तो x मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। अब ये सिग्मा x ऐसे आएगा, तो जो x है ना ये वाला, इसका टोटल कर देंगे, 350 आ गया, ये सिग्मा x हो गया। अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 70 क्या आया हमारा, x मीन आ गया। अब x मीन को हम माइनस कर देंगे 25 से, ठीक है, तो 25 में से 70 जाएगा तो 45, 85 में से 70 जाएगा तो प्लस का 15, 40 में से 70 जाएगा तो माइनस का 30, 80 में से 70 जाएगा तो 10, 120 में से 70 जाएगा तो 50 आ जाएगा, करेक्ट। अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो 45 का स्क्वायर 2025, 15 का 225, 30 का 900, 10 का 100 और 50 का 250। अब क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का है, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन अंडर रूट में आ जाएगा। सिग्मा एक्स क्या हमारा 5750 लिख दिया, एन क्या था हमारा 5, इसको इसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो 3.91 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पे 11th क्लास के बच्चों, तो यहाँ पर मैं ये नहीं करवाऊंगा कि यहाँ पे डिवाइड करूँ, डिवाइड करने के बाद अंडर रूट करके दिखाऊं, नहीं, ये चीज़ आप करना जब तक सीखोगे नहीं, फिर मज़ा कैसे आएगा आपके 11th में आने का। एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका नहीं पता तो याद करो 8वीं क्लास में आपने पढ़ा था, यहाँ पे हम इस तरीके से नंबर मेंशन कर देते हैं, ठीक है, 2 पेयर बना देते हैं, फिर पेयर बनाने के बाद हम ऐसे डिजिट लिखते हैं कि या तो मेरा 57 आ जाए या इसके करीब कोई वैल्यू आ जाए। तो 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 लिखूंगा, यहाँ पे भी 7 लिखूंगा, तो 7 7 जा 49। अब इसको माइनस करूंगा तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8, और इसको उतार देंगे। ये वाला तरीका पता है ना, इसी तरीके से आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला हमें तो पता चल ही गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इतना निकल कर आया था, मीन हमारा 70 था, डिवाइड करने पर जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल कर आ गया। ये निकल कर आया किसका, ये x का निकल कर आया, x का। y का निकल कर आप मुझे खुद दिखाओगे, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, बिल्कुल x की तरह ही है, लेकिन ये आप खुद करके देखो। वीडियो को पॉज करो, नकल मत करना, ईमानदारी से करना, क्योंकि कल आपका पेपर है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एवरेज ऑफ बैट्समैन x इज हायर देन दैट ऑफ बैट्समैन y, यानी कि अगर एवरेज की बात करूँ x बैट्समैन की, तो वो ज्यादा है y के मुकाबले। क्यों, क्योंकि y का यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 12.88, जबकि x का कितना निकल रहा है 33.91, ये ज्यादा है। चलो ठीक है, अब अगली चीज, हमें रिलायबल बैट्समैन भी चाहिए, तो रिलायबिलिटी के मामले में जो y है ना वो मोर रिलायबल है देन बैट्समैन x। क्यों, दिस इज बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बैट्समैन x इज हायर देन दैट ऑफ बैट्समैन y, यानी कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता है ना वो कम रिलायबल होता है, और जिसका कम होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो y का 20.78 है, कम है, लेकिन x का ज्यादा है, इसीलिए y ज्यादा रिलायबल है। तो इस तरीके से आप उसका जवाब दे देंगे। ये करके आप खुद ट्राई करो कि आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि अब जब तक आप खुद ट्राई करोगे नहीं, आप खाली देखते जाओगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में जब करने बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए अभी मेहनत कर लो। आगे आगे कह रहे हैं कि प्रकाश बल्बों के एक ब्रांड की गुणवत्ता की जांच करने के लिए जलने के घंटों में उनके जीवन का अनुमान 100 बल्बों से कम था। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रांड ए और ब्रांड बी लिया गया है। हम देख रहे हैं 0 से 50 से घंटे में 15 बल्ब यूज किया गया, जबकि इसका 2, 50 से 100 घंटों के बीच में इसका 20, इसका 8, 100 से 150 घंटों के बीच में ए का 18 और बी का 60। इसी तरीके से हम आगे भी देख पा रहे हैं, टोटल 100 बल्ब इसने भी इस्तेमाल किया, टोटल 100 इसने भी इस्तेमाल किया, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना कि यहाँ पर 2 है, एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है, तो मैं केवल ब्रांड ए का बताऊंगा, ब्रांड बी का खुद सॉल्व करना, मैं इसलिए साथ लेके चल रहा हूँ, तो क्योंकि खुद मेहनत नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा बच्चों, इसलिए खुद भी करो, लेकिन पहले मैं क्लियर करूंगा उसके बाद खुद करना। अब देखो लाइव आर दिया गया है, नंबर ऑफ बल्ब भी हमें गिवन है। अब हमें फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और फॉर्मूला निकालने, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि निकालने की कोशिश क्या करना चाह रहा है।
ब्रांड की गुणवत्ता की जांच करने के लिए बोल रहे हैं, तो गुणवत्ता की जांच करने के लिए बोल रहे हैं, दो चर दिए गए उसमें कंपैरिजन करने के लिए भी बोल रहे हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर परिक्षेपण ही निकाला जा रहा है, यहाँ पर डिस्पर्जन ही निकाला जा रहा है, लेकिन कौन से तरीके से, स्टैंडर्ड डेविएशन के तरीके से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कौन सा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे डैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ जाना आप, ठीक है, क्योंकि आई लगा इसका मतलब हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें मीन चाहिए होता है, मीडियन चाहिए होता है। मीडियन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम एज्यूम करके हम एक्स को निकाल पाए, ठीक है, एक्स इसलिए निकाल पाए, सॉरी डी निकाल पाए। डी क्या हमारा डेविएशन होता है, तो डेविएशन को निकालने के लिए जो हमारा एम हो या फिर एक्स हो, कोई भी एक चीज मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम इसलिए लिखो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये हमारा मीडियन वाला पार्ट होता है, किसका, हमारा इसका 0 से 50 के बीच में बीच वाला पार्ट क्या है हमारा 25। निकलेगा कैसे, बहुत सिंपल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 50 को मैं 0 से प्लस करूंगा तो 50 ही आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 25। इसी तरीके से 100 को 50 से प्लस करूंगा तो 150 आएगा, 150 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 75, यानी कि इसके बीच का पार्ट आ जाएगा, हमने उतार दिया। अब हमें डी निकालना, डिविजन निकालना, डिविजन निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एम ए कह लो या फिर m माइनस ए कह लो। m हमारे ये रहा, ठीक है, a हम एज्यूम कर लेंगे इसी में से कोई भी a हमने बीच वाला पार्ट ले लिया, ये हमारा a हो गया। अब 25 में से 125 जाएगा माइनस का 100, 75 में से 125 जाएगा माइनस का 50, 125 में से 125 जाएगा 0, 175 में से 125 जाएगा 50, ठीक इसी तरीके से 225 में से 125 जाएगा तो 100 बचेगा। ये हमारा डी निकल कर आ गया, ठीक है, ये हमारा जो डी निकल कर आया ये आपका नॉर्मल वाला था। अब हमें डी चाहिए डी डैश वाला, ये डी निकल गया, अब हमें डी डैश वाला चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, तो डी निकल कर आ ही गया ना, तो डी डैश निकालने के लिए तरीका ये होता है कि डी डैश बराबर में डी अपॉन में आई। अब ये आई क्या है, आई कह लो या फिर इसे सी कह लो, यानी कि क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल जो इनके बिटवीन में गैप होता है। अब इन दोनों में कितने कितने का गैप है, तो 50 50 50 50 का गैप है ना, तो आई हमारा 50 हो जाएगा। और डी कौन सा, जो डी हमने यहाँ पे निकाला है ना वो, अब देखो 100 है तो माइनस का 100 को मैं डिवाइड करूंगा आई से, जो हमारे गैप है 50, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि माइनस का 2 आ गया, है ना। इसी तरीके से 50 को 50 से डिवाइड करूंगा तो माइनस को 1 आ जाएगा, 0 1 2 हो गया। अब डी का स्क्वायर करना, डी का स्क्वायर कौन सा, ये वाला डी, इस डी का, करेक्ट, क्यों, पक्का इसी डी का करना, नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में डी डैश का स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि डी तो हमारा निकल के आ जाएगा इसी से, डी डैश का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे डैश लगाएंगे, इस वाले का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब एफ डी चाहिए, एफ डी कैसे, देखो ये वाला हमारा जो है ना, एक मिनट, जो ये वाला डी डैश निकल आया है एफ डी डैश, ठीक है, ये एफ डी डैश है और ये एफ डी डैश का स्क्वायर है। अब एफ डी डैश कैसे निकलेगा, तो इस एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे इस डी से, ठीक है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इस तरीके से आगे भी करेंगे, तो हमारा एफ डी डैश निकल के आ जाएगा। अब एफ डी डैश का स्क्वायर कैसे निकल कर आएगा, तो अब इस एफ को डी डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60, 20 से कम 20, 18 0 0, 25 से कम 25 और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 88 आ जाएगा। अब इनका सम कर देंगे तो इसका 19 आया और इसका सम 193 आया। पहले हम निकालेंगे एक्स मीन, एक्स मीन किस लिए चाहिए, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है साथ में, इस वजह से एक्स मीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में आई। सिग्मा एफ डी हमारे क्या है 90, तो स्क्वायर नहीं है इसलिए हमने सिंपल वाला लिया। सिग्मा एफ हमारा इसका टोटल 100 आ गया, मल्टीप्लाई में आई 50 आ गया, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, अपॉन में 1 रखेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2 आएगा, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, 250 प्लस में 19 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा 134.5 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक्स मीन निकल कर आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट आ जाएगा, फिर आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर यानी कि ये वाला, अपन में सिग्मा एफ यानी कि ये वाला, माइनस में सिग्मा एफ डी डैश यानी कि ये वाला, अपन में सिग्मा एफ यानी कि ये वाला, और ब्रैकेट में होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आई यानी कि 50 का गैप आ जाएगा। बस अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 68.5 आ जाएगा। फिर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकल कर आ गया ये रहा, एक्स मीन हमारा ये रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका ये आंसर भी निकल के आ जाएगा 50.93। आए समझ,
आसान था ना, बहुत आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा इंडेक्स नंबर हमें बनाना है। हमें डाटा गिवन है, हमें लेस्पेर मेथड से और पास्चर मेथड से करना है। ठीक है, लेस्पेर मेथड से और पास्चर मेथड से करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। कैसे? हमें गिवन है डाटा, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से बढ़ने का, क्योंकि ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें लेस्पेर मेथड निकालना है। अब लेस्पेर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई में 100। ये होता है ना? ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हमारा होता है। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हो P0Q0, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें P0Q0 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमने लिख लिया। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, सबसे सिंपल तरीका, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन है ना, आप भी चारों की चारों चीजें निकाल लो। आंख बंद किए, फॉर्मूला में क्या पूछ रहा है कुछ मत सोचो, ये चारों की चारों चीजों पहले निकाल लो। इस तरीके से निकालने के बाद P0Q0, फिर P1Q0, फिर P0Q1, फिर P1Q1, एक एक करके सारा आ जाएगा। अब P0Q0 है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। P0Q1 है, यानी कि P0 ये रहा और Q1 ये रहा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा। फिर P1Q0, अब P1 ये रहा, Q0 इसके बगल में है, यानी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर ये रहा। फिर P1Q1, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारा ये आ जाएगा। अब हम सभी का सम कर देंगे, सभी का सम कर रहे हैं तो हमारे पास सम निकल के आ रहा है क्या? 630, 795, 760 और 960। ठीक है, ठीक है, तो आए समझ में? ये हमारा सबका टोटल आ गया। अब बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, सिंपल तरीका है। हमें चाहिए क्या? सिग्मा P1Q0, वो कहाँ पर है? तो वो ये रहा 760, हम लिख दिया 760। फिर सिग्मा P0Q0 ये रहा 630, हम लिख दिया 630 मल्टीप्लाई में 100, और ये आपका आंसर आ गया, है ना? अब पास्चर मेथड से भी ऐसे ही करना है, वही सिग्मा P1Q1 अपन में सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई में 100। सिग्मा P1Q1 हमारा 960 है, सिग्मा P0Q1 हमारा 795 है, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो आंसर 120.75 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इंडेक्स नंबर के दो विधि, यानी कि पास्चर और आपका लेस्पेर निकाल दिया। अगर आपसे पूछे फिशर निकालो, तो फिशर निकालने का तरीका बहुत आसान था। क्या? L प्लस में P अपॉन में 2 हो जाता है। L यानी कि जो लेस्पेर से हमारा निकल कर आया ना, कितना निकल कर आया है? 120.63, यानी कि 120.63 प्लस में 120.75, इनको प्लस करने के बाद जो आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते ना, तो हमारा फिशर मेथड से इंडेक्स नंबर निकल करके आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम के जो गुण है और अवगुण है हमें उसे बताना है। तो पहले हम इसके मेरिट के बारे में जानते हैं। इट इज सिंपल एंड अ नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब मैं आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना स्कैटर डायग्राम तो बनाने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि आपसे कार्ल पियर्सन मेथड के द्वारा क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करेगा। तो स्कैटर डायग्राम का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका यही वाला आएगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स का, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे सिंपल तरीका ये कि स्कैटर डायग्राम की सहायता से ना दो वेरिएबल के बिटवीन में कोरिलेशन निकालना बहुत ईजी होता है, लेकिन ये नॉन मैथमेटिकल नहीं होता, ये नॉर्मल होता है, इसलिए इसको सिंपल बोला जाता है, बहुत इजीली अंडरस्टूड होता है। ठीक है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कितनी भी बड़ी वैल्यू है ये प्रभावित नहीं होता, ये इसको शो कर देगा स्कैटर डायग्राम की हेल्प से। अब इसके डीमेरिट क्या है? तो डीमेरिट ये कि ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है, क्वांटिटेटिव नहीं, यानी कि गुणात्मक है, मात्रात्मक एक्सप्रेशन नहीं है। इसके अलावा इट गिव्स ओनली अ ब्रॉड एंड रफ आइडिया ऑफ द डिग्री एंड नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि चौड़े रूप में से एक रफ, एग्जैक्ट नहीं बताएगा लेकिन रफ आइडिया दे देता है हमें किसी कोरिलेशन का, कि इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है और किस प्रकार के संबंध बना रहा है, यानी कि धनात्मक है, ऋणात्मक है, +1 है, -1 है, 0 से 1 के बिटवीन में है, इस तरीके से बताता है। और एक चीज ध्यान रखना, हम कोरिलेशन को R से इंडिकेट करते हैं, तो जो R होता है ना, यानी कि आपका कोरिलेशन वो 0 से जो 0, यानी कि जो R होता है वो 1 से लेकर के 0 के बराबर होता है या फिर 1 से कम होता है। मतलब ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से 1 के बिटवीन में होता है, 0 से 0.23, 0.46 हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 1 के ऊपर नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे +1 -1 यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। ये उसका हिंदी में भी दिखाया गया बच्चों के लिए, देख लो समझ लो, वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे अब ये क्या है, सीपीआई। मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के बारे में अगर से आपसे पूछेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन ना करवाए, आपको एक टेबल पहले ही फॉर्म करके दे दे, अब उस फॉर्म करने के आधार पर आपसे कुछ और जानने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे सामने दिया है कि हमारा ईयर है, बेस ईयर जो इन्होंने कैलकुलेट किया ना 1982 किया है, अब इसी को ये बेस ईयर मान के चल रहे हैं और अलग अलग ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है वो ये है, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अर्बन एम्प्लॉय का है वो ये है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का है वो ये है, और ये क्या है, होल सेल्स प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक वाला, उसका ये है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर यही कह रहे हैं कि अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, उसकी सहायता से हम ये मापते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग पर, किसका, इंडस्ट्रियल वर्कर का। यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो कारीगर हैं, उनके रहन सहन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसको जानने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे भारत देश में सीपीआई जो होता है ना, वो एस्टिमेट और पब्लिश के द्वारा किया जाता है, लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। In India, CPI for industrial worker is the most popular index and is used by the government to regulate DNS allowances. यानी जो CPI है ना इंडस्ट्रियल वर्कर का, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भारत में, क्योंकि भारत की सरकार इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करती है ये देखने के लिए कि वर्तमान में जो कीमतें हैं वस्तुओं की कितनी परिवर्तन आ रही है, और उसके अनुसार जो लोग काम कर रहे हैं उनमें सैलरी की क्या है, मतलब सैलरी किस आधार पर है। अगर कम है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार महंगाई भत्ते के रूप में महंगाई भत्ता देती है, महंगाई के रूप में महंगाई भत्ता देती है, जिसे हम डीएनएस अलाउंस कहते हैं। साथ ही साथ उसको मुआवजा भी देती है, ताकि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वो चल सके, गिरे ना। द वेट स्कीम इन सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इंक्लूड फूड, पैन, सुपारी, टोबैको, फ्यूल, लाइटिंग, हाउसिंग, क्लॉथिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यानी कि अगर हम औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई में बात करें तो इनकी जो भार योजनाएं, भार योजनाओं का मतलब हो गया जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, तो वो ये सारी इंडस्ट्री हैं, फूड वाली होगी, पैन वाली होगी, सुपारी होगी, तंबाकू होगी, फ्यूल, लाइटिंग, हाउसिंग, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर ग्राफ मतलब टेबल दे दिया जाता है तो आपसे ये जानने की कोशिश कर सकता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर पे मेजर करें क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही है उनकी, अलग अलग एरिया के हिसाब से भी पूछ सकता है, या फिर रूरल और अर्बन एम्प्लॉयज के बिटवीन में भी पूछ सकता है। फिर आपका आ जाता है कार्ल पियर्सन मेथड वाला। अब हमारा कोरिलेशन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, कार्ल पियर्सन का ये हमें दे रखा है, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। अब हमें एक्स ये रहा, ठीक है, और वाई हमारे ये रहा, तो एक्स हमारा ये रहा। हमें चाहिए क्या, फॉर्मूले के अनुसार। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे क्या रहा है कि सिग्मा डी एक्स, यहाँ पे जो है ना ये सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन में एन है, फिर माइनस में आपका ये वाला पार्ट है। इसी तरीके से ये एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, वापस चलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें डी एक्स चाहिए, डी वाई चाहिए, और उसका स्क्वायर भी चाहिए। करेक्ट, तो पहले हम डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, जो हमारा एक्स है ना उसी में से एक एज्यूम कर लेते हैं। अब एज्यूम क्या करें, तो एज्यूम हमने 43 कर लिया, ये हमारा एज्यूम आ गया। अब इसको माइनस करते चलेंगे। ठीक है, 20 में से 43 जाएगा तो माइनस 23, 11 में से 43 जाएगा तो माइनस में 32, इसी तरीके से बाकी का भी हम कर लेंगे। फिर डी एक्स का स्क्वायर, जब हमारा डी एक्स निकल कर आ गया ना, जो डी एक्स की वैल्यू आई हम उसी का स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 29 का स्क्वायर होता है 841, 22 का स्क्वायर होता है 484, इस तरीके से आगे भी। तो ये तो हमारा एक्स का था। सेम यही तरीका हमारा वाई के साथ अप्लाई होगा। वाई में भी हमने 43 को एज्यूम कर लिया, फिर हमने डी वाई निकल लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। अब हमें डी एक्स डी वाई साथ में भी चाहिए था, इसका मतलब जो ये डी है ना, ये डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस डी वाई से, इन दोनों को जोड़ने मल्टीप्लाई करने का काम कर देंगे। ठीक है, तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 आएगा,
32 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा, 29 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 493 आएगा। इसी तरीके से बाकी भी हो जाएगा। फिर इसका सम करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1854, डी वाई का स्क्वायर आ रहा है 1142 और डी एक्स का स्क्वायर आ रहा है 3123। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। फॉर्मूले में पुट के अनुसार हमारा एन डी एक्स डी वाई जो आया था, डी एक्स डी वाई हमारा कौन सा है, डी एक्स डी वाई यानी कि 1854 वाला ये वाला, ठीक है 1854 आ गया। अब माइनस में डी एक्स डी वाई अपन में जो एन था, एन हमारे क्या है, तो यहाँ पर जो एन है ना हमारा वो देखते हैं। तो एन हम देख पा रहे हैं कि एन हमारा जो नंबर होता है ये वाला, ठीक है, इनका सम होता है, राइट। लेट्स सी क्या है इसके अंदर सम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं 55.8 मल्टीप्लाई में 33.8, ये तो डायरेक्टली आ गया। एन क्या आएगा हमारा, एन ये समझ लेना कि जो ये है ना इसका सम होता है हमारा, है क्या होता है इसका सम हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। बस अब उसको फॉर्मूले में हमें पुट करना है और फॉर्मूले पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस प्लीज करना, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद प्रॉब्लम फेस करोगे तो ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। आगे अब ये क्या है, अब क्योंकि आपको पता है कि ये आपके 3 चैप्टर हैं आपके स्टैटिक्स में से, लेकिन उनके फॉर्मूले कहाँ कहाँ पर हैं, मिस मैच हो रहे हैं। तो मैंने उन सभी फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट कर लिया है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, बस एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए ताकि ये जो भी फॉर्मूले हैं आपके मिस ना हो बिल्कुल। पहला कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला एल माइनस एस अपन में एल प्लस में एस। एल हमारा लार्जेस्ट आइटम होता है, एस हमारा स्मॉलेस्ट आइटम होता है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस में Q1 अपन में Q3 प्लस में Q1। Q1 हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है। अभी Q1 निकलेगा कैसे, Q3 निकलेगा कैसे, ये भी मैंने आगे बता रखा है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन अपन में मीन और मीडियन डाल देंगे, यानी कि जो भी हमारा मीन डेविएशन आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे मीन से या फिर मीडियन से, तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। इसका होता है मीन डेविएशन ऑफ मीन या मीन डेविएशन ऑफ मीडियन। फिर आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपन में ये मीन आ गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछे तो यही चीज रहती है, बस मल्टीप्लाई में आपका 100 लग जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं आता। अगला, अब मैंने आप बता दूं ना Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ ब्रैकेट में n प्लस में 1 अपन में फोर्थ आइटम, ठीक है। n हमारा कोई भी नंबर हो जाएगा जो भी हमें डाटा दिया गया है, ठीक है, उसका नंबर कितना डाटा 5, 6, 10 डाटा दिया वो हमारा नंबर होता है। Q3 क्या निकलेगा साइज ऑफ थर्ड ब्रैकेट में n प्लस में 1 अपन में फोर्थ आइटम, यानी कि जो निकलेगा इसका तो एक ही आ जाएगा, और अगर 3 निकाले हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो Q3 निकल के आ जाएगा। अब QD निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस में ये QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन है, तो Q3 यानी कि ये इसमें माइनस कर देंगे Q1 डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोले तो Q3 माइनस में Q1 ये वाला ऊपर का वैसे ही रहेगा, नीचे वाला भी सेम यही आ जाएगा, बस प्लस हो जाएगा और उसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा QD का, ठीक है। अब ये क्या हमारा, ये हमारा डिस्पर्जन वाला पार्ट है इंडिविजुअल सीरीज का, और ये डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमें ये फॉर्मूला आप देख लो, शॉर्टकट मेथड यहाँ पे ध्यान दे देना, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हमारा ये रहा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के अंदर इसको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान दे लो, शॉर्टकट मेथड हमारा ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है डायरेक्ट मेथड और आपका शॉर्टकट मेथड। अब जो आपका डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड है ना, ये किस चीज़ का है, तो ये बेसिकली आपका कार्ल पियर्सन वाला मेथड का है, ठीक है, रैंक कोरिलेशन का है। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा और शॉर्टकट में हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये इस्तेमाल कर लोगे आप। इसमें आप देख सकते हैं डी एक्स डी वाई हमने कैसे निकाला था, हमें पता चल गया था माइनस में एन एक्स माइनस में 1। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे आएगी वो इसको यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, और ये चीज़ कैसे आएगी वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर आपका आ जाएगा ये स्टेप डिवीजन मेथड, यानी कि ये आपका क्या है पद विचलन विधि का फॉर्मूला है और ये लघु विधि का है। इसी लघु विधि को हम एज्यूम मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बता रखा है डी डैश कैसे निकलेगा, एच क्या, आई क्या, डी एक्स क्या, डी वाई क्या है, ये मैंने आपको करवाया है अभी, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लेस्पियर मेथड पार्शियल मेथड से हमने करवा के दिखा दिया। फिशर भी मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों का एडिशन होता है, एल प्लस में पी अपन में 2 हो जाएगा।
और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें और उसमें सीपीआई निकालने की बात करें तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल लास्ट पर मेथड का फॉर्मूला होता है। अगर फैमिली बजट में निकालने के लिए बोले सीपीआई तो ये सिग्मा, इसको RW भी कहते हैं। सिग्मा डब्ल्यू, आर हमारा क्या होता है, आर यहाँ पे हमारा रेशियो होता है और आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 में P0 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि ये वाला, यही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा वेटेज, जब बोले ना एग्रीगेटिव वेटेज निकालने के लिए तो इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा, और कम्युलेटिव बोले तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला भी खत्म हुआ और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको समझा दिया। बस ध्यान इतना देना कि जितना मैंने आपको बताया ना उसमें से एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद भी कर लेना। जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है उसको तो बिल्कुल करना, दिक्कत आ रही है तब भी करना, लेकिन करना, डरना नहीं, हारना नहीं। यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, जो किसी से डरता नहीं, हारता नहीं और करके दिखाता तो दिखाता ही है। तुम वो चाहिए हो, तुम वो स्टूडेंट हो जो टीचर की जेब से मार्क्स खींच सकता है। क्या चाहिए, क्रियोसिटी, जिज्ञासा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। अच्छे से देना, मजे से देना, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, सभी पास हो ये उम्मीद है मुझे, और आप लोग होगे भी। ठीक है, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।